वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता व भूगोल शास्त्रवेत्ता थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, किंतु यह 1920 तक अपने पूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। वेगनर का प्रमुख उद्देश्य महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया। वेगनर के सामने मूलभूत समस्या यह थी कि जलवायु संबंधी परिवर्तन भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस आधार पर वेगनर ने दो अनुमान व्यक्त किए। पहला, यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। दूसरा, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार कर उसके स्थानांतरण व प्रभाव में विश्वास व्यक्त किया। वेगनर के अनुसार महाद्वीप स्थिर न होकर परिवर्तनशील रहे हैं और उनमें बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ है। वेगनर एक जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण पैंजिया दिया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैथालासा किया। पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेसिया तथा दक्षिण भाग गोंडवानालैंड था। पैंजिया में 3 परतें थी, ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती सीमा व केंद्रीय परत नीफे थी। वेगनर के अनुसार सियाल या महाद्वीपीय भाग बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहे थे। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास पैंजिया के मध्य में था। वेगनर के सिद्धांत का इस प्रकार कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। आगे चलकर पैंजिया का विभाजन होता है तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त होता है। वेगनर अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाण उपलब्ध करवाता है। उसके अनुसार
आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है तथा दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। दूसरा, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अटलांटिक महासागर के तटों के कैलेडोनियन तथा अर्सीनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। तीसरा, यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन किया जाए तो पुनः साम्य दिखता है। डुटवाइट ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों का अध्ययन करने के बाद बताया कि इनकी संरचना में पर्याप्त समानता है। इनके अनुसार दोनों तट 400 से 800 किलोमीटर के अंतर पर मिलाए जा सकते हैं। चौथा, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। पांचवा, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर ग्रीनलैंड 1930 तक 20 मीटर प्रति वर्ष गति से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के प्रमाण मिले हैं। छठा, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे जंतुओं का पश्चिम की ओर प्रवास एक स्थल रूप के विचार को प्रमाणित करते हैं। सातवां, ग्लासोप्टरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में पाया जाना एक स्थलभाग को सिद्ध करता है। आठवां, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव होता है जब भी सभी स्थलभाग कभी एक स्थलखंड के रूप में विद्यमान हो तथा दक्षिण ध्रुव डरबन के पास रहा हो। प्रवाह संबंधी बल। वैगनर के अनुसार जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशाओं का प्रवाह हुआ, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर। ये प्रवाह दो बलों के द्वारा संभव हुआ। पहला, भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण संभव हुआ, क्योंकि महाद्वीप सियाल के बने हैं तथा सीमा से कम घनत्व वाले हैं। इस कारण सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर सकती है। दूसरा, महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर ब्रेक का काम करती है। इसी कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रकार वैगनर के अनुसार पैंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के कारण पैंजिया दो भागों में विभक्त हो जाता है। उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित होते हैं। इसी समय
उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। स्थल भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हुए। अटलांटिक महासागर का अक्षर का रूप उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाहित होने के कारण संभव हुए। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण ही मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ है। पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। इस तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया था। एंडीज का निर्माण हुआ। इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने से एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टेथिस भूसन्नति में बदल गई, जिस कारण टर्शियरी युग के अल्पाइन श्रेणियों की रचना हुई। यहाँ पर वेगनर ने परस्पर विरोधी बातें कही जो उसकी आलोचना का कारण भी बनती है। समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों की प्रवाह गति में शिथिलता के कारण समुद्र द्वीपीय चाप का जन्म हुआ। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, उस समय कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया तथा पीछे छूट गया। इस कारण सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपाइन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। इसी तरह दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ। दोनों ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा की स्थितियों में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी तथा नॉर्वे के उत्तर में से होकर गुजरती थी। टर्शियरी युग में वर्तमान अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती थी। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण गोलार्ध में हिमावरण का व्यापक विस्तार हुआ था, जिस कारण दक्षिण गोलार्ध के ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका के कारू प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में हिम प्रसार हुआ। कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल पिंड एक होने के कारण दक्षिण ध्रुव वर्तमान डरबन के पास था। इस प्रकार दक्षिण ध्रुव पैंजिया के मध्य में था। जब हिमावरण हुआ तो दक्षिण ध्रुव उक्त स्थानों पर हिमावरण के प्रभाव में आ गया। बाद में महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल भाग अलग हो गए। इसी प्रकार ग्लोसोप्टरिस वनस्पति का वितरण भी उन क्षेत्रों में हुआ जब वे एक भूखंड के भाग थे। वेगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन। वेगनर का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना था, किंतु ज्यों-ज्यों समस्याएं आती गई, सिद्धांत भी बढ़ता गया और वेगनर ने कई परस्पर अतार्किक बातें अपने सिद्धांत में सम्मिलित कर ली।
इस सिद्धांत में निम्न दोष माने जाते हैं। पहला, वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह होना अत्यधिक बल के कारण ही संभव हो सकता है, और अगर यह संभव होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो जाता अथवा रुकावट उत्पन्न हो जाती। दूसरी तरफ इस बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह न होकर स्थल भाग आपस में एकजुट होके रहते। दूसरा, वैगनर ने प्रारंभिक काल में सियाल व सीमा के ठहराव सिद्धांत में विश्वास किया। बाद में सीमा से सियाल में रुकावट के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों की उत्पत्ति को माना, जो कि परस्पर विरोधी है। तीसरा, अटलांटिक महासागर के दोनों तट पूर्णतया नहीं मिलाए जा सकते और उनकी भूगर्भिक बनावट भी हर जगह एक जैसी नहीं है। चौथा, वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने में सफल नहीं हुए। कार्बोनिफेरस युग से पहले पैंजिया किस बल के कारण या किस नियम के कारण स्थिर रहा, इसके बारे में वैगनर का सिद्धांत कुछ भी बताने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार वैगनर की सिद्धांत की कुछ सीमाएं दिखाई देती है। इन सब के बावजूद वैगनर का सिद्धांत काफ़ी समय तक मान्यता प्राप्त रहा। वर्तमान समय में भी महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर महाद्वीपों के विस्थापन को माना जाता है। इस आधार पर वैगनर के सिद्धांत में कुछ कमियां होते हुए भी यह सिद्धांत कुछ सीमा तक हमेशा मान्य रहा है।